बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे आज के लेक्चर का उन्वान है इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। इससे पहले हम डेफिनेट इंटेग्रल्स पढ़ चुके हैं और डेफिनेट इंटेग्रल सेक्शन 5.2 में हमने डिफ़ाइन किए थे रिव्यू लेक्चर में, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो इंटीग्रल a to b f of x है dx, ये अगर f की वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव हों तो ये इंटीग्रल हमें एरिया अंडर द कर्व देता है। ठीक है, और हमने इसमें एज्यूम ये किया था कि ये फंक्शन f ऐसा है कि ये कंटिन्यूस है, और अगर इसकी डिसकंटिन्यूटी कहीं पाई जाती है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटीज हों, तब भी हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अलबत्ता अगर उसमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो तो उसकी बात हमने नहीं की थी। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो इंटरवल ए बी है, ये इस इंटरवल की विड्थ भी फाइनाइट थी। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंटीग्रल आ जाए कि इस इंटरवल ए बी की विड्थ इनफाइनाइट हो जाए, यानी ए और बी में से कोई एक लिमिट या दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट हो जाए, तो जो एरिया अंडर द कर्व है, अगर एफ की वैल्यूज़ पॉजिटिव हों, तो क्या वो एरिया फाइनाइट रहेगा या इनफाइनाइट हो जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि इंटरवल तो आपका फाइनाइट हो, लेकिन उसके अंदर फंक्शन की वैल्यूज़ ऊपर को इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है, यानी उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाता है। जैसे 1/x है, जैसे जैसे आप ज़ीरो की तरफ जाते हैं तो ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है। इसी तरह से आपका कोई और फंक्शन जैसे 1/x-1 है, तो x = 1 पर इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट पाया जाता है। तो आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, यानी इंटरवल की विड्थ तो फाइनाइट है, ए से बी, ए भी फाइनाइट बी भी फाइनाइट, लेकिन इंटरवल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ इस एफ का वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता हो, तो हम उस इंटीग्रल की को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो ये जो दो किस्में मैंने आपको बताई हैं कि जब किसी इंटीग्रेशन की लिमिट्स में से कोई एक या दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट हो जाएं, या इंटरवल तो फाइनाइट है लेकिन इंटरवल के अंदर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करे, यानी उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम इस इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। तो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की दो टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है वो है जिसमें इंटरवल की विड्थ इनफाइनाइट हो जाए, यानी ए और बी में से कोई एक या दोनों नंबर इनफाइनाइट हो जाए। ये जैसे लिखा टाइप 1 इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं जिन पर आपने इंटीग्रेट करना है, लेकिन फंक्शन की वैल्यूज़ इनफाइनाइट नहीं है, यानी वो फाइनाइट ही रहती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी ये इसकी इंटीग्रल की सेंस क्या बनती है, ये बात उन्होंने आपको फिगर 1 की हेल्प से समझाई है। मसलन यहाँ देखें, ये आपका 1/x² का ग्राफ है, और इसमें 1 से लेके इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक। तो फिलहाल हम ये करते हैं कि 1 से इसको किसी भी नंबर t तक इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं y = 1/x² ये फंक्शन ले लूँ जैसे ये है, और लिमिट्स में ले लूँ 1 से t, तो मेरे पास ये इंटीग्रेंड ये आता है, इस पर लिमिट अप्लाई करें 1 - 1/t आ जाता है। अब ये आपके पास एरिया आ गया। ये एरिया कब आता है, जब आप इंटीग्रेशन 1 से t तक करते हैं। अब ये आपके पास जनरल फार्मूला बन गया, अगर आप t को 2 रखते हैं, यानी 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इस t की जगह 2 रख दें, ये 1 - 1/2 हाफ आ जाएगा। आप t को 3 रखते हैं तो 1 - 1/3 हो जाएगा। आप t को 10 रखें तो 1 - 1/10, 1/10.1, तो ये 0.9 हो गया। तो जैसे जैसे आप t को बढ़ाते जाएंगे x इन्फिनिटी की तरफ, वैसे वैसे ये 1/t 0 के करीब होता जाएगा, और ये जो डिफरेंस है ये 1 को अप्रोच करेगा। इसी बात को उन्होंने यहाँ नीचे लिखा है, ये आपका एरिया 80 है, चूँकि यहाँ पर ये 1 - 1/t से बन रहा है ना, तो 1 - 1/t 1 से छोटा है, इसलिए यहाँ लिखा है कि a of t < 1 है। लेकिन जब हम लिमिट अप्लाई करें t अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो इस 80 की लिमिट 1 बनती है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है, इसके एरिया कितना बना, यानी इन्फिनिटी तक ये 1 बना। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखें, ये जो रीजन है इसके नीचे, चूँकि ये कर्व इन्फिनिटी तक आगे जा रही, कोई इसकी हद नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे जो रीजन आता है वो भी लामहदूद है, उसकी कोई हद बंदी नहीं है। तो अब देखें, ये इंटरेस्टिंग बात है कि रीजन इस कर्व के और एक्स एक्सिस के दरमियान जो आ रहा है, वो उसकी हद बंदी नहीं है, राइट साइड पर कहीं पर जाके वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे रीजन का अगर आप एरिया लेते हैं तो वो एरिया 1 आता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
और इसको आगे उसने यहाँ भी शो किया हुआ है। ये जो अभी मैंने आपको बातें बताई, अगर आप टी को 2 लेते तो एरिया हाफ आ जाता है, टी को 3 लेते तो एरिया 2/3। तो जैसे जैसे आप टी को बड़ा करते जाते एरिया इस रीजन का बढ़ता जा रहा है ना। जब आप इन्फिनिटी को जाते तो ये एरिया 1 आ जाता है। अब ये है कि हमने जो पहले पीछे इंटीग्रल लिया था उसको फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये वाला इंटीग्रल, कि अगर टी की जगह इन्फिनिटी लगा दें तो ये इंटीग्रल आपका बन गया 1 to ∞ 1/x² dx। और इस इंटीग्रल को इवेल्यूएट करने का आसान तरीका हमारा वो है जो हमने इसमें अडॉप्ट किया। क्या किया कि हमने इन्फिनिटी की जगह फ़िलहाल टी रख लिया, पहले इस इंटीग्रल को कंप्यूट कर लिया, उसके बाद उसकी वैल्यू पर ये लिमिट अप्लाई कर दी, टी अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो जो लिमिट आएगी वो इस इंटीग्रल की वैल्यू कहलाती है। तो इस तरह से हम देखें तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने कंप्यूट कर लिया, और इससे ये जो कॉन्सेप्ट आपको मिला है इसके अंदर आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट भी आ गया। जो रीजन आता है कर्व के नीचे उसका लामहदूद होना कि एक साइड से, वो भी आपके सामने आ गया। और ये कि इस तरह के इंटीग्रल को लिमिट की हेल्प से कंप्यूट करते हैं वो भी आपने इसमें देख लिया। अब हम प्रॉपरली चलते हैं, हम इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो डेफिनेशन आपको मैंने सारी पहले बता दिया है। टाइप 1 में आपके पास इंटीग्रल वो आते हैं कि जिसमें इंटरवल आपका इनफाइनाइट हो। मसलन अगर ये एक इंटीग्रल है ए से टी, फ़र्ज़ करें कि आप इस टी को ए से बड़ा जो मर्ज़ी ले लें, बड़ा फॉर एवरी नंबर टी ग्रेटर देन ए का मतलब ये है कि आप इस टी को बढ़ाते जाएँ, इन्फिनिटी की तरफ ले जाएँ, जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, हर हाल में अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता हो तो ऐसी सूरत में आप ये कर सकते हैं, यानी किसी भी फाइनाइट टी के लिए अगर ये एग्जिस्ट करता हो, जो भी आप ए से बड़ा ले लें, ऐसी सूरत में आप इस इंटीग्रल को इस शक्ल में लिख सकते हैं कि ए टू इन्फिनिटी के बजाय आप उसे ए टू टी लिख लें और उस पर लिमिट अप्लाई करें टी अप्रोचेस इन्फिनिटी। और इस तरह की शर्त, इस तरह लिखने में शर्त यह है, दो शर्तें इसमें हैं। एक तो ये कि किसी भी टी के लिए ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करे, दूसरी बात है कि इस इंटीग्रल पर जब आप ये लिमिट अप्लाई करें ये लिमिट भी एग्जिस्ट करे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं कि ये इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करता है। इस तरह दूसरी, इसमें अपर लिमिट इन्फिनिटी थी, लोअर लिमिट ए थी। इसी तरह से आप बी में वो इंटीग्रल जिसमें लोअर लिमिट आपकी इनफाइनाइट है वो माइनस इन्फिनिटी है, अपर लिमिट बी है। डिफाइन करने का प्रोसीजर वही जो ए में है। अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता हो हर टी के लिए जो कि बी से छोटा, अब टी लोअर लिमिट है ना, किसी भी नंबर जो बी से छोटा हो उसके लिए अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता हो तो आप, और फिर ये अगर आप इस इंटीग्रल पे लिमिट अप्लाई करें टी अप्रोचेस इन्फिनिटी और ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, तो हम कहते हैं ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये इस लिमिट के बराबर है। और ये जो दोनों इंटीग्रल है लेफ्ट साइड पर, ये वाला भी और ये वाला भी, इनको हम कन्वर्जेंट कहते हैं अगर ये लिमिट्स राइट साइड वाले एग्जिस्ट करें, और अगर ये लिमिट्स एग्जिस्ट ना करें तो हम कहते हैं ये दोनों इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। इसी तरह से अगर ये ए से इन्फिनिटी वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो और माइनस इन्फिनिटी से ए वाला भी इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो, यानी ए की आप राइट साइड पे इन्फिनिटी तक जाएं या ए के लेफ्ट साइड पर माइनस इन्फिनिटी तक जाएं, अगर ये दोनों इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो तो फिर हम ये एक और इंटीग्रल डिफाइन करते हैं जिसकी दो लिमिट्स इनफाइनाइट है, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। इसको पहले सेपरेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से ए प्लस ए से इन्फिनिटी। अब अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हैं राइट साइड वाले तो फिर ज़ाहिर इनका सम भी कन्वर्जेंट होगा और फिर ये वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इस तरह से पहले हम कैसे सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। पहले दो पार्ट्स में हमने वो इंटीग्रल कंसिडर किए जिनकी एक तरफ की लिमिट इनफाइनाइट हो और उन्हीं कन्वर्जेंस की बात की, और सी पार्ट में आके हमने ऐसा इंटीग्रल कंसिडर किया जिसकी दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट हैं और हमने इनको पिछले दोनों की हेल्प से इसको डिफ़ाइन कर लिया कि ये कब एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर यह है कि अगर ये पीछे भी पढ़ चुके हैं, अगर इस f की वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव हों तो फिर ये इंटीग्रल आपको एरिया अंडर द कर्व देता है। तो यूँ हम कहते हैं कि अगर जैसे ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म में फिगर है, अगर ये हमारे पास एक फंक्शन हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसका जो डोमेन है ए से शुरू होके और इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये इस f की वैल्यूज़ देखें तो नॉन नेगेटिव यानी इसका ग्राफ अबव एक्स एक्सिस रह रहा है। तो और अगर ये इसका ये इंटीग्रल इस y का यानी ये वाला a टू इन्फिनिटी ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो तो हम फिर ये कहते हैं वो जो इंटीग्रल है
वो इनफेक्ट एरिया अंडर द कर्व देता है, इस रीजन एस का एरिया देता है। और रीजन एस की डेफिनेशन के उसको हम सेट की शक्ल में कैसे लिखते हैं, एस में तमाम ऑर्डर पेयर एक्स वाई हैं सच दैट एक्स ए से लेके इन्फिनिटी तक है और वाई 0 से लेके ऊपर एफ ऑफ एक्स तक है। ये देखिए ये एस डिफाइन किया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स आपका हमेशा ए से बड़ा रहता है, ए या ए से बड़ा है इन्फिनिटी तक, और वाई आपका 0 से एफ ऑफ एक्स के दरमियान। तो ये जो एस रीजन है इसका एरिया ए ऑफ एस क्या बनता है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। इसमें शर्त ये कि एफ आपका नॉन नेगेटिव हो। दिस इज अप्रोप्रिएट बिकॉज द इंटीग्रल इज द लिमिट एज टी अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द एरिया अंडर द ग्राफ। हाँ, तो ये पिछली बात है। अब आप इस एग्जांपल 1 देख लें। इसमें हमने एक इंटीग्रल इस तरह का लिया कि इसमें इंटीग्रैंड 1/x है और 1 to इन्फिनिटी। अब हमें पूछा ये गया है कि बताएं कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हम वो पिछली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, इन्फिनिटी की जगह टी लगा देते हैं और पीछे लिमिट लगा देते हैं। अब पहले आप ये इंटीग्रल कंप्यूट कर आप आसानी से कर सकते हैं। 1/x आपका log of x मॉड आता है। जो हमारी इस तरह के इंटीग्रल को डिफाइन करने इस शक्ल में लिखने की शर्त ये थी, आप इस टी की जगह अपर लिमिट में टी की जगह जो भी नंबर लिखें ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1/x का इंटीग्रल log of x मॉड आ गया। और आप यहाँ टी या 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, जो भी रखें, ये जो log of x लिमिट को इग्नोर करें तो log of x मॉड का जो लिमिट अप्लाई करें तो log of t माइनस log of 1 आता है। तो चूँकि t 1 से बड़ा है तो आप जो भी t एनी नंबर t लेंगे तो log of t फाइनाइट नंबर आ गया माइनस log of 1 0 आ गया। तो ये इसका मतलब ये इंटीग्रल t के हर वो वैल्यू जो 1 से बड़ी उसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी शर्त इसको इस शक्ल में लिखने की ये थी लिमिट एग्जिस्ट करे, तब ये कन्वर्जेंट कराया। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं और जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं log of t और t अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो आप जानते हैं कि log फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे उसका इनपुट बढ़ता जाता है log की वैल्यूज़ भी मुसलसल बढ़ती जाती हैं। इससे जैसे जैसे t इन्फिनिटी हो जाएगा log of t भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, फाइनाइट नहीं आई है, लिहाजा हम कहते हैं ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से ये जो हमारा इंटीग्रल है फिर 1/x वाला ये डाइवर्जेंट हो गया। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीछे हमने जो एक इंटीग्रल कंसिडर किया था 1/x² वाला, वो कन्वर्ज कर रहा था और 1/x डाइवर्ज कर रहा है। हालांकि अगर आप ग्राफिकली देखें उनमें ख़ास बज़ाहिर फ़र्क नहीं लगता। 1/x² का ग्राफ भी इसी तरह से जा रहा है, डिक्रीजिंग है, और 1/x का ग्राफ भी इसी तरह से जा रहा है, और इसके नीचे ये रीजन है और इसके नीचे ये रीजन है। तो इसमें एक्चुअली मसला ये है कि ये रीजन इसके नीचे भी इनफाइनाइट है, रीजन इसके नीचे भी इनफाइनाइट, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी इन्फिनिटी की तरफ जाने से इसका रीजन भी हाइट इसकी कम होती जा रही, इसकी हाइट भी कम होती जा रही है। इसका जो रीजन है इसका एरिया फाइनाइट आता है, इसका एरिया इनफाइनाइट आता है। तो असल मसला क्या है, असल मसला ये है डिक्रीज़ होने की रफ्तार भी अच्छी खासी होनी चाहिए। जो सोफिशेंटली रैपिडली डिक्रीज़ होगा उसके नीचे ये इम्कान है कि एरिया फाइनाइट आ जाए। तो 1/x² बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होता है 1/x के मुकाबले में। इस बात को जांचने के लिए अगर आप एक टेबल बना लें, x के कॉलम में आप 1 और 1 लिख लें, और इसी तरह से फिर x1, फिर आप x को 10 रख लें, चूँकि x आपका 1 से इन्फिनिटी की तरफ, फिर x को 10 रखें, फिर x को 100 रखें, x को 1000 रखें। x की वैल्यूज़ इधर पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में 1/x की वैल्यूज़ और तीसरे कॉलम में 1/x² की वैल्यूज़ रखें। आप देखेंगे 1/x² बड़ी तेज़ी से 0 की तरफ जाता है 1/x के मुकाबले में। तो इस वजह से यानी ये वाला इंटीग्रल एग्जिस्ट कर गया और ये वाला इंटीग्रल एग्जिस्ट इसका नहीं, यानी इसके नीचे एरिया इनफाइनाइट है, इसके नीचे एरिया फाइनाइट है। मज़ीद हम इसको आगे इसको दोबारा भी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, ये वाला डाइवर्ज कर रहा है। अब एग्जांपल 2 है, x e⁻x माइनस इन्फिनिटी से 0। वही स्ट्रेटजी है कि आप इसको नीचे t रख लें, लिमिट t अप्रोचेस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। x ex को आप उस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा लें, तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, वो लगा के तो हम पहले तो हम इस इंटीग्रल को इस शक्ल में लिखते हैं, लिमिट t अप्रोचेस दिस, और ये अब हम इस इंटीग्रल को पहले अलग से कंप्यूट करते हैं। जब उसका एक्सप्रेशन देखेंगे ये एग्जिस्ट करता है, यानी अगर वो कर जाता है तो फिर हम उस पर ये लिमिट अप्लाई करेंगे। अब हम इसको सेपरेट करते हैं।
जब इसे इंटीग्रेट किया तो ये माइनस टी इंटू ई की पावर टी माइनस वन प्लस ई पावर टी आ गई, आप खुद कर सकते हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन पर हमने लिमिट लगानी है, तो हम ये लिमिट पहले इस एक पर लगाते हैं, फिर हर एक पर अलग अलग लगा के देख लेते हैं कि अगर तो इन तीनों टर्म में से हर एक की लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर सम की लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगी। मसला इस हमें शक इस वजह से है, जब ये टी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये टी और ई की पावर टी प्रोडक्ट है ना, जब टी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये वाला जो फैक्टर है ये तो इन्फिनिटी को जाता है अनबाउंडेड, जबकि ई पावर टी जो है ये ज़ीरो को जाएगा क्योंकि ऊपर पावर माइनस इन्फिनिटी है। तो बज़ाहिर इनमें मुकाबला है कि ये लिमिट लेने से एक फैक्टर बढ़ता है दूसरा फैक्टर छोटा होता है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, तो इसलिए हमें प्रोडक्ट में कन्फ्यूजन, इस वजह से हम इसको अलग से करते हैं। तो ये लिमिट टी प्रोसेस माइनस इन्फिनिटी टी ई पावर टी ले लिया, इसकी हमने शक्ल बदल ली है, इसको टी ओवर ई पावर माइनस टी कर दिया। इसको इसमें यह है, इस शक्ल में लाने से ये हुआ कि जब आप टी की जगह माइनस इन्फिनिटी अगर यहाँ लिमिट डालें, ये ई की पावर माइनस माइनस पहले है तो ई की पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, और ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो नीचे इन्फिनिटी आ गया और ऊपर भी टी इन्फिनिटी होगा। तो आप अगर ये लिमिट डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में अप्लाई कर दें, ये ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाता है और नीचे भी इन्फिनिटी आ जाता है। तो जब कोई लिमिट ऐसी हो कि लिमिट अप्लाई करने से इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की शक्ल बन जाए, तो वहाँ हमारे पास एक रूल है जिसके तहत हम इस लिमिट को फाइंड करने के लिए करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं, यहाँ ऊपर रख लेते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेकर उसे नीचे लगा देते हैं और यही लिमिट उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो डेरिवेटिव्स का जो क्वोशंट बनता है, इसकी लिमिट और असल जो फंक्शन थे उनके क्वोशंट की लिमिट आपस में बराबर होते हैं। इस रूल को हम एल हॉस्पिटल्स रूल कहते हैं। तो अब इसके बाद ये है कि जब आपने ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया 1 आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ये आ गया, अब आपके पास ये 1 ओवर माइनस ई पावर माइनस टी आ गया। अब जब टी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो ई की पावर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी आएगा और 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, ज़ीरो की तरफ जाता है, इस वजह से ये लिमिट आपकी ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। तो यूँ आपको जो पहली टर्म थी उसकी लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर गई, 1 है ये कांस्टेंट है, इसकी लिमिट यही रहेगी, और ई की पावर टी है, इस पर भी जब आप टी माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ये ज़ीरो की तरफ जाता है, यानी जैसे से टी माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो ई की पावर टी ज़ीरो को जाएगा, इस तरह से इसकी लिमिट भी ज़ीरो आती है। लिहाजा जब हम इस सारे को इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इस इंटीग्रल की जगह राइट हैंड साइड जब हम यहाँ रिप्लेस करते हैं और इस पर हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये लिमिट हमारी पहली ज़ीरो आ गई, दूसरी -1, तीसरी ज़ीरो, तो ये -1 आ गई। इसका मतलब ये कि हमारा ये जो एग्जांपल में इंटीग्रल दिया हुआ था इसकी वैल्यू -1 आ गई और ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई। इसी तरह से आप ये एग्जांपल 3 है, इसको भी अब ये आपके पास जो टाइप 1 की सी कैटेगरी थी उसका उस टाइप का इंटीग्रल है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप इसको बीच में ब्रेक कर लें, मसलन 0 पे ब्रेक कर लें तो ये 2 बन गए, और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक को पहले कर लें फिर दूसरे कर लें। जब ये एक लेंगे पहला, इस पे आप जानते हैं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan इनवर्स का फार्मूला लग जाता है, इस पर लिमिट अप्लाई करते लिमिट इसकी π/2 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीग्रल आपका π/2 है। ऐसे आप दूसरा इंटीग्रल ले लें, उसको भी इसी तरह से करेंगे तो वो भी π/2 आता है। इस तरह से ये इंटीग्रल फिर ये दो थे, इनकी जगह इनकी ये लिमिट्स डाल दें, सम होके ये इंटीग्रल पाई आ जाता है। और ये यहाँ देखें 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ वैसे भी अगर आप ये फंक्शन देखें तो ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, x से -x रखें तो वही आता है। इसका मतलब ये है कि y एक्सिस के लेफ्ट पर जिस तरह की शेप होगी वैसी राइट वाली शेप होगी। अगर हम ये सिर्फ एक इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी वाला कंप्यूट करके हम सिमेट्री का इस्तेमाल कर लेते, ये फंक्शन इवन है, लिहाजा ये जो -इन्फिनिटी से 0 वाला ये भी π/2 आएगा। तो इवन वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते तो हमें ये सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, हम इसे डायरेक्टली π/2 कह सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अब ये एग्जांपल 4, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताएगा जो पीछे हमने 1 ओवर एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स को कंपेयर किया था, तो 1 ओवर एक्स वाला इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा था और 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाला कन्वर्ज कर रहा था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 ओवर एक्स की पावर कौन सी ली जाए तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा और एक्स की किस पावर के लिए डाइवर्ज करेगा। तो ये बात हम एग्जांपल 4 में यहाँ एड्रेस कर रहे हैं। हमें ये बताना है कि p की कौन कौन सी वैल्यूज़ ली जाए तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। तो अब हम पीछे पढ़ चुके एग्जांपल 1 में अगर हम p को 1 लेते तो ये डाइवर्ज करते, ये तो पीछे आ गया।
अब हम कहते हैं फ़र्ज़ करें P1 नहीं है, ज़ाहिर है अगर आप अगर P1 नहीं है तो फिर ये क्या होगा, तो आप ये इंटीग्रल उसी तरह से कंसिडर कर लें, इन्फिनिटी या टी लगा लें, ये लिमिट ले लें और x पावर माइनस पी इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लें और उसके बाद ये आप लिमिट अप्लाई कर दो तो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन बनता है। अब इसमें t अप्रोचेस इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर देखें, अब अगर P1 नहीं है तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये थी कि आप P1 से छोटा लें और एक ये कि P1 से बड़ा लें। अब जब हम अभी लिमिट अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमारी ये जो लिमिट है उसका ताल्लुक इस चॉइस के साथ है कि P1 से बड़ा है या छोटा है। तो P1 से बड़ा होगा तो ये लिमिट कुछ और हो सकती है, P1 से छोटा होगा तो कुछ और हो सकती है। क्यों, ये 1/t की पावर P-1, अगर P1 से बड़ा हो तो पावर t की पॉजिटिव होगी और जब p पॉजिटिव होगी तो t इन्फिनिटी हो जाएगा तो नीचे ज़ीरो आएगा। अगर P1 से छोटा है तो t की पावर नेगेटिव होगी, आपको t ऊपर लाएंगे t की पावर पॉजिटिव आ जाएगी, जब t इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। इसलिए p का 1 से छोटा और बड़ा होने से ये लिमिट बदल जाती है। इस वजह से इसके दो केस बना लिए। पहला केस है कि फ़र्ज़ करें P1 से बड़ा है, जब P1 से बड़ा हो तो P-1 पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो जब t इन्फिनिटी हो जाएगा तो t की पावर पॉजिटिव पावर ये भी इन्फिनिटी हो जाएगी और इसका जो रेसिप्रोकल है वो ज़ीरो को जाएगा। लिहाजा जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन ज़ीरो को गया, पीछे -1 बचा, -1 और 1/-p इसमें t है ही नहीं, तो आपके पास ये जो लिमिट है 1/p-1 आ गई। इट मीन कि इस केस में अगर p आपका 1 से बड़ा हो तो ये इंटीग्रल इसकी लिमिट 1/p-1 आती है। लिहाजा ये इंटीग्रल इस केस के लिए जब p1 से बड़ा हो तो कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब ये होगा अगर मैं p की जगह 1.1 रखूँ तब भी ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, p की जगह 1.01 रखूँ तब भी कन्वर्ज करेगा, यानी p 1 से बड़ा होना चाहिए, चाहे 1.00001 लिख दें तब भी ये कन्वर्ज करेगा, तो क्योंकि हमने थ्योरेटिकली इसे प्रूव कर दिया। अब ये अगर p 1 से छोटा होगा तो p-1 नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो आपके पास जो 1 ये वाली जो टर्म है इसको आपको यूँ लिखेंगे t की पावर 1-p तो p-1 नेगेटिव तो 1-p पॉजिटिव, जब t इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये रेशो इन्फिनिटी हो जाएगी, जब ये इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इट मीन्स कि जो दूसरा केस है जिसमें p<1 है उसके लिए ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा अगर p1 से बड़ा हो और ये डाइवर्जेंट होगा अगर p1 से छोटा हो। अब हम दूसरा टाइप कंसिडर करते हैं जिसमें हमारा इंटीग्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूटी भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। इसकी मिसाल इस फिगर से इसे समझाएगा इस कॉन्सेप्ट को। हमारे पास इंटरवल फाइनाइट है ए से लेकर बी तक, लेकिन जो एंड पॉइंट बी है जैसे जैसे आप इसके पास आते हैं ये ग्राफ आपको ऊपर इन्फिनिटी को जा रहा है, यानी ये जो वर्टिकल लाइन x=b है ये इस कर्व का वर्टिकल एसिम्प्टोट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम b को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं, हम एग्जैक्टली x को b के बराबर नहीं ले सकते। अब ये और इसमें ये हुआ कि एंड पॉइंट पर इस फंक्शन का वर्टिकल एसिम्प्टोट है, या यूँ समझे कि फंक्शन की वैल्यूज इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं। तो अब इसमें ये टाइप 2 का इसमें फिर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि इस b के पास ये वर्टिकल एसिम्प्टोट हो, एक ये कि पहले एंड a पर वर्टिकल एसिम्प्टोट हो, और तीसरी सूरत यह है कि कोई ऐसे a और b के दरमियान वाला पॉइंट को c आ जाए उस पर इस फंक्शन का वर्टिकल एसिम्प्टोट हो। तो तीनों कैटेगरीज जो हैं टाइप 2 की वो हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो अब ये हमारे पास जब इस तरह की सूरत हाल हो तो मसलन ये आपके पास b पर वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ये a to b f(x) dx, तो अगेन इसको भी फिर हम उसी तरह से हैंडल करते हैं। हम b की जगह t लगा लेते हैं और हम कहते हैं कि t अप्रोचेस b फ्रॉम लेफ्ट। तो पहले हम ये लिमिट इंटीग्रल कंप्यूट करते हैं, फिर हम उस पर ये लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो हम कहते हैं इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है नीचे, इसके भी उसी तरह से 3 केस हैं। पहला केस ये है कि अगर आपके पास f जो है वो कंटिन्यूस है इंटरवल पर, यानी a की साइड क्लोज है, b वाली साइड ओपन है, क्योंकि b की तरफ जाने से फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को हो रही है ना, इन्फिनिटी को जा रही है, तो b पर वर्टिकल एसिम्प्टोट है, इसलिए b आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, b वाली साइड से ये ओपन हो जाएगा। तो फर्ज करें कि फंक्शन इस सेमी क्लोज और सेमी लेफ्ट साइड से क्लोज और राइट साइड से ओपन पर कंटिन्यूस है और b पर इसकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो ऐसी सूरत में ये जो इंटीग्रल है हम कहेंगे कि ये इसके बराबर है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। इसी तरह से अगर लेफ़्ट से एसिम्प्टोट है तो फिर हम इसे यूँ लिखेंगे,
और ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ए से बी वाला, ये कन्वर्जेंट कहलाएगा अगर ये लिमिट और या ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, और अगर ये लिमिट्स एग्जिस्ट ना करें तो ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट कहलाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास फंक्शन ऐसा है कि इंटरवल ए बी के दरमियान को सी ऐसा पाया जाता है कि सी पर उसका वैल्यूज़ इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, यानी सी पर वर्टिकल एसिम्पटोट है, तो ऐसी सूरत में ये ए बी इंटीग्रल जो है हम इसको सी पर सेपरेट कर देते, ए से सी और सी से बी अलग अलग करते हैं। ये ए से सी ये टाइप ए वाला बन जाता है और सी से बी टाइप बी वाला बन जाता है। अब इसमें ये कि अगर ये दोनों इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाएंगे, कन्वर्जेंट होंगे, तो सम भी कन्वर्जेंट होगा और ये भी कन्वर्जेंट होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों डाइवर्ज कर गए फिर ये इंटीग्रल भी डाइवर्ज कर जाएगा। इस तरह से हम ये टाइप 2 के इंटीग्रल की कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं। अब एग्जांपल 5 देख लें। आपका फंक्शन है, इंटीग्रल है 2 to 5 और नीचे इंटीग्रैंड इसका 1/x-2 का स्क्वायर रूट। अब बड़ी आसानी से देख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड होगा जब अंदर वाला पॉजिटिव, इट मीन्स कि x को 2 से बड़ा रहना चाहिए, एक बात होगी। दूसरा ये कि अगर x 2 से बड़ा रहते हो 2 को अप्रोच करेगा तो x-2 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंटीग्रैंड की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती हैं। इट मीन्स कि 2 को अगर आप राइट साइड से अप्रोच करें तो इंटीग्रैंड की वैल्यूज़ इन्फिनिटी हो जाती है। इट मीन्स कि 2 पर इसका वर्टिकल एसिम्पटोट पाया जाता है। अब हम क्या करते हैं, फिर 2 की जगह t लगा देते हैं, जैसे ये इंटीग्रल हमने पीछे डिफाइन किया t लगा के, और t पर लिमिट अप्लाई करते हैं कि t अप्रोचेस टू फ्रॉम राइट। लोअर लिमिट पर जब इन्फिनिटी आ रही हो तो हम राइट साइड लोअर लिमिट पर राइट हैंड लिमिट लेते हैं, अगर अपर लिमिट पर इन्फिनिटी आ रही हो तो हम वहाँ पर अपर एंड लिमिट पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, अपर एंड पर। इस वजह से आपने इसको ख़ास तौर पे ख्याल रखना है क्योंकि हमने इंटरवल के अंदर रहना होता है। जब हम इंटरवल के अंदर रहते तो लेफ्ट हैंड को हम राइट से अप्रोच कर सकते हैं और राइट हैंड को हम लेफ़्ट से अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी तरह से पहले इस इंटीग्रल को कंप्यूट कर लिया, उसका लिमिट अप्लाई की, तो ये चूँकि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है लिहाजा ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। तो ये आप इसको यहाँ पर उन्होंने इसकी ये चीज़ बना ली। एक्चुअली इसमें भी एक इशू ये है कि आपके पास जो टाइप 1 वाले इंटीग्रल थे उनमें रीजन इनफाइनाइट हो रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये जो है इनमें वर्टिकल एसिम्पटोट है, कर्व ऊपर को जा रहा है, तो ये रीजन यहाँ इस लाइन और इस कर्व के दरमियान ऊपर को बढ़ रहा है, तो यहाँ रीजन इनफाइनाइट हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन है इसका एरिया फाइनाइट आ जाए, उसके लिए ये देखा जाएगा कि ये कर्व इस वर्टिकल लाइन को कितनी तेज़ी से अप्रोच कर रही है। जो कर्व इस वर्टिकल लाइन को तेज़ी से इसके करीब जाएगी उसमें ये ऊपर जाने से रीजन बड़ी तेज़ी से तंग होगा और इसका एरिया फाइनाइट हो जाएगा। और जो कर्व इस लाइन को अप्रोच तो करे लेकिन स्लोली अप्रोच करे, इसमें ये जो रीजन ऊपर जाने से उसके तंग होने की रफ्तार हल्की होगी, जिसकी वजह से पूरे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो रीजन के अंदर जो एरिया ऐड अप होगा वो इतना बढ़ जाएगा कि रीजन का टोटल एरिया इनफाइनाइट हो जाएगा और ये इंटीग्रल डाइवर्ज कर जाएगा। तो इस तरह से ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब एग्जांपल 6 देख लें। एग्जांपल 6 में आपके पास इंटीग्रल 0 to π/2 सेकंड x dx है। उसी तरह से सेकंड x तो आपको पता 1 ओवर cos होता है और cos आपको पता π/2 पे 0 होता है। इट मीन्स कि π/2 का अगर आप लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे तो सेकंड x आपका ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इस वजह से हम इसको π/2 या t लगा देते हैं, पहले इंटीग्रल कंप्यूट करके फिर उस पर लिमिट लगाते हैं और ये लिमिट आप इसे खुद कर सकते हैं, इन्फिनिटी आती। इट मीन्स कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं करता। यानी 0 से π/2 के दरमियान सेकंड x का ग्राफ अगर आप बनाते हैं, आप इसका ग्राफ भी स्केच करें और आप देखें कि इसका वर्टिकल एसिम्पटोट इसका π/2 पर है, लेकिन सेकंड x का जो ग्राफ है उस लाइन को इतना स्लोली अप्रोच कर रहा है कि इस सेकंड x के कर्व और वर्टिकल लाइन के दरमियान जो एरिया है लाइन के अलॉन्ग जाने से वो एरिया तेज़ी से तंग नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जब आप उसका पूरे एरिया उस रीजन का एरिया लेंगे तो वो एरिया इनफाइनाइट हो जाता है। इस वजह से इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही। ये जो थी यहाँ पर ये लाइन बड़ी तेज़ी से इसको अप्रोच करती है और ये रीजन तेज़ी से तंग होता है, जिसकी वजह से इसका एरिया फाइनाइट रहता है। इसी तरह से आप एग्जांपल 7 पे आ जाएं। ये 0 से 3 है। यहाँ पर आप देखें तो 0 पर भी ये इंटीग्रैंड इन्फिनिटी नहीं होता, 3 पर भी नहीं होता, अलबत्ता ये नीचे x-1 है तो ये 1 पर डिवीजन बाई 0 आ रही है। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, तो 1 पर इसका वर्टिकल एसिम्पटोट पाया जाता है। हम इस इंटीग्रल को 1 पर स्प्लिट कर लेते हैं उसी तरह से जैसे पहले था और इन दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कंप्यूट कर लेते हैं। तो इसमें आप देखें
ये इसमें ये एक लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही है, अगर कोई एक भी इंटीग्रल इनमें से उसके माइनस इन्फिनिटी आ यानी डाइवर्जेंट हो जाए, ये एक्चुअल इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें, उसने थोड़ा सा आपको ये बता दिया है कि जब आपने ये इसका इंटीग्रल लिया था तो इसको log ऑफ x माइनस वन मॉड लिया है ना, तो log ऑफ x माइनस वन मॉड, और कई दफ़ा आप इसमें ये गलती कर देते हैं, हाँ ये इसमें बड़ी अहम उसने गलती की निशानदेही की है कि आपके पास ये जो इंटीग्रल था 0 से 3, आपने इसका ख्याल नहीं किया इसका इंटीग्रेंड 0 3 के दौरान किसी नंबर पर इन्फिनिटी हो रहा है, और आपने जैसे ही 0 से 3 लिया आपने उसको 1 और x माइनस वन पर लॉग का रूल लगाया और आपने इसे इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, और इंटीग्रेट करके आपने इसे अपर और लोअर लिमिट्स लगाई और ये लिमिट फाइनाइट log ऑफ 2 आ गया। इसमें आपने बीच वाला जो 1 था उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो अपनी उस वैल्यूज़ में एंड वैल्यूज़ यूज़ करता है, तो बज़ाहिर इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइनाइट मिल रही और आप कहेंगे कि ये इंटीग्रल तो एग्जिस्ट करता है, हालांकि आपने इसमें जो चीज़ मिस किया है, इस इंटीग्रल के एग्जिस्ट होने के लिए, ये लिमिट्स के एग्जिस्ट होने के लिए ये शर्त थी कि पूरे इंटरवल के अंदर इस 1 और x माइनस वन की जो डिसकंटिन्यूटीज़ है वो सिर्फ जंप डिसकंटिन्यूटीज़ हो, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ना हो। तो आपने ये जो प्रोसीजर किया है, तो आपने ये चेक किए बगैर प्रोसीजर किया है कि इस इंटरवल में इसकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी तो नहीं आती। अगर आप ये चेक करते तो आपको 1 पर इसकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिल जाती और फिर आप वहीं पर रुक जाते कि हम इसको इस तरह से ये डेफिनेट इंटीग्रल वाला रूल नहीं लगा सकते। ये रूल तभी लग सकता है जब इस इंटीग्रैंड की इस इंटरवल में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ना आती हो।